हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप टी के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो कि है साइंस पीवाईक्यू सीरीज़। इसमें 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे साइंस के क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूं। और अगर आप सारे साइंस के क्वेश्चंस को देखें कि वो कितने हैं नंबर में, तो ऑलमोस्ट ये 2000 के रेंज के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप इतने क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करते हैं या बेसिक रिवीजन भी करते हैं तो एग्ज़ाम के लिए ये मोर देन इनफ क्वेश्चंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन नेफ्थलीन बॉल इज बर्न्ड इन मेटल प्लेट इन एन ओपन स्पेस। हिंदी में ही बोलता हूँ मैं। खुले स्थान में किसी धातु की प्लेट पर नेफ्थलीन की गोली को जलाने पर क्या होता है। नेफ्थलीन आप लोग जानते हैं एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबलाइम होता है। सबलाइम होने का मतलब जो बिना द्रव अवस्था में आए सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है ना। तो यह पीली लौ के साथ जलता है और धातु की प्लेट पर कोई अवशेष जमा नहीं होता है। क्या ऐसा होता है? यह नीली लौ के साथ जलता है, यह पीली लौ के साथ जलता है और धातु की प्लेट पर कालिक जमा होती है। यह नीली लौ के साथ जलता है और धातु की प्लेट पर कालिक जमा होती है। तो एक तो याद रखना है कि नीली लौ के साथ ये नहीं जलता है। जब भी हम लोग नेफ्थलीन को जलाएंगे तो वो येलो के साथ बर्न होगा और बर्न होने के साथ एक काला अवशेष जरूर बर्तनों पे छोड़ेगा। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है। जिंक के रॉड को जब आप पानी में रखोगे, कौन से पानी में? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाले पानी में, यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन में रखोगे तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाएगा, अभिक्रिया प्रारंभ होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, विलयन का तापमान गिर जाएगा या कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो होता यह है कि जब भी हम जिंक को डालते हैं कॉपर सल्फेट में, तो हमें पता है जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो जैसे जैसे उसमें से कॉपर डिस्प्लेस होगा उसका वो ब्लू कलर फीका होने लगेगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा कि धीरे धीरे जो है फीकापन बढ़ने लगेगा, है ना, सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अंडे देने के लिए किस प्रकार की पोल्ट्री पक्षियों को पाला जाता है। तो आपने कम से कम 2 नाम कॉमनली सुना होगा। वैसे यहाँ 4 ऑप्शन है, बॉयलर्स, कॉमन कार्प, लेयर्स एंड मिल्च। तो आपको इन दोनों में तो देखना ही नहीं है, इन दोनों में बिल्कुल नहीं देखना है। लेयर्स और बॉयलर्स में से आपको देखना है। तो बॉयलर्स ऑब्वियसली मीट के लिए होता है, तो राइट आंसर इज सी, लेयर्स। नाम में ही लेयर्स है, एग ले करने वाला, है ना। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि अंडा देने वाले मुर्गी को लेयर्स कहते हैं। और ये सब 2025 आप देख सकते हैं 27th के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 27 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का सारा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। अस्थमा तो क्या वो ट्रैकिया को करता है यानी श्वास नली को करता है, वायुकोश यानी एल्वियोली को करता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स को करता है या फिर डायफ्राम को करता है। तो जो हमारे हृदय का ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स वाला भाग होता है ना, अस्थमा मुख्य रूप से उसी को प्रभावित करता है। ये बात याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 5 है, क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान निम्न में से किसके कारण होता है। भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है जो एटॉमिक मास होता है ना, वो दशमलव में होता है। जैसे आपने देखा होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। तो ये पॉइंट में कहाँ से आ गया? हम सब जानते हैं कि जब हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए थी, एक इंटीजर होना चाहिए था, बट जोड़ने के बाद ये पॉइंट क्यों आ रहा है? तो पॉइंट आने का मुख्य कारण होता है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके साथ हम उसका एवरेज निकालते हैं और एवरेज हमेशा दशमलव में चला जाता है। दैट्स वाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स। याद रखिएगा, आइसो बार वगैरह चूज मत कर लीजिएगा, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है, उनको आइसोटॉप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है आज का, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह यदि वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करता है तो वह एक समान वृत्तीय गति का उत्तम उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसकी त्वरण
को शून्य नहीं होने देता। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पे यानी वृत्ताकार पथ पे अगर वो घूमता है तो भले ही उसकी गति यूनिफॉर्म हो, फिर भी उसमें त्वरण होता है यानी कि एक्सेलरेशन होता है। इसका रीज़न क्या है? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट मीनिंग द वेलोसिटी इज चेंजिंग। दूसरा ऑप्शन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड नेसेसिटिंग एक्सेलरेशन। तीसरा है, द स्पीड इज टू हाई यानी गति बहुत अधिक है जिसके गुरुत्वाकर्षण बल नियत वेग को बनाए नहीं रख पाती है। या फिर कक्षा गतिकी के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता है। द्रव्यमान तो देखो कभी बदलेगा नहीं, कट कर दो पहले ही। गति बहुत अधिक है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा हो ही नहीं सकता, गति से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसमें कोई गलत नहीं है ये, बट जिसके लिए त्वरण आवश्यक है ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। चूंकि इसका दिशा हमेशा किसी भी वृत्ताकार पथ पे अगर कोई वस्तु घूमेगी तो उसे लगातार अपना दिशा बदलता रहना पड़ेगा और इस दिशा को बदलने के लिए जो है उसमें त्वरण होना जरूरी है, बिना त्वरण के वो दिशा नहीं बदल सकता। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिंड को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है तथा जी का मान अगर हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप आराम से निकाल लोगे। किसी ऊंचाई से जब हम किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं तो उसका u 0 होता है, तो u तो हमारा 0 हो गया। a की वैल्यू इन्होंने हमें कहा है 10 लेने के लिए और t का मान 3 सेकंड है, तो जब हम उसको इस पर अप्लाई करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा विच इज़ बी। तो बी इज राइट आंसर। इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको गति के तीनों इक्वेशन आपको पते होने चाहिए। मोशन का जो तीनों इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समान वृत्तीय गति को दर्शाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कौन दर्शाता है? तो पहला है, अ फैन ब्लेड रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ ट्रेन मूव ऑन इट्स ट्रैक, अ कार एक्सेलरेटिंग ऑन इट्स वे। कोई भी कार पहली बात तो वृत्तीय गति पे है नहीं, तो इस पे तो बोल नहीं सकते। ट्रेन का ट्रैक भी पूर्णतः वृत्तीय होता नहीं है और वर्टिकली अपवर्ड बॉल में भी वृत्तीय आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक जो फैन का ब्लेड है अगर वो एक समान नियत साल से चल रहा है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? वेरिएशन लाने के लिए कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है? एक तो इन्होंने कह रखा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण, यौन प्रजनन, स्वपोषी पोषण या परिवहन। तो हम सब जानते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसी के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही कारण वेरिएशन आता है और सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं हो पाता, तो ये बात याद रखना है। वेरिएशन का सबसे बड़ा रीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि लेंस के पावर को डिफाइन करना है। तो पहला है रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिल्कुल गलत। वैसे ये हो भी सकता है, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बाई यू फॉर्मूला तो होता है, बट वो किसका होता है ये आपको सोचना है। द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ फोकल लेंथ के रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये होता है बट ये मैग्निफिकेशन का होता है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ये। हम सब जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और f मीटर में होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग पहुंच गए हैं। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस टाइप के हर सेक्शन का, यानी कि फ़िलहाल तो मैं साइंस का लेके आ रहा हूँ, मैं इसी तरह के PY की सीरीज़ मैथ का लेके आ सकता हूँ, रीजनिंग का लेके आ सकता हूँ और करंट अफेयर्स का भी लेके आ सकता हूँ, बट मेरा प्राइमरी फोकस फ़िलहाल साइंस पे है। हमारा आज का 11वां प्रश्न है, विभवांतर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं को वोल्ट में मापा जाता है, विच इज़ राइट। एंड दूसरा कथन है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। तो विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं, ये बात सही है, और 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो हम जानते हैं V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। तो W का जूल होता है,
Q का कूलम्ब होता है, इसमें कहीं भी न्यूटन तो नहीं है, दैट इज वाई ये गलत हो गया। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो हमें ऐसा वाला ढूंढना पड़ेगा कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट। तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मतलब कौन सी धातु क्रियाशील श्रृंखला के मध्य भाग में स्थित है। अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आपको पता होगा, हम पोटेशियम से शुरू करते हैं, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, इस तरह से। तो अगर आप गौर से देखोगे तो सोडियम तो टॉप पे है, गोल्ड बॉटम में है, सबसे नीचे है, पोटेशियम भी टॉप पे है, आयरन मध्य में आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आयरन, यानी कि लोहा। लोहा बीच में आता है, हमें बीच वाला पूछ रहा था, है ना। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी, एक तरंग पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो आप लोगों को अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता हो तो होता है 1/f। अब अगर f के जगह पे 50 डालोगे ना और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, सोच के देखो। 1 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 0.2, तो 0.02 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये बस फॉर्मूला पे बेस्ड था, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, t = 1/f, फिर आप ये आराम से निकाल सकते थे। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका विभाजन विधि के द्वारा द्विगुणित यानी डिप्लॉइड जिसे कहते हैं क्रोमोसोम को आधे यानी हैप्लॉइड गैमेट्स में विभाजित किया जाता है। तो आपने 2-3 वर्ड सुना होगा, एमाइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, बाइनरी फिजन। तो आपको याद रखना है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, यानी कि हम सब जानते हैं जैसे हमारे एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 23 पेयर को यानी जोड़े को अलग अलग कर दिया जाता है ना। और इसे ही कहा जाता है हैप्लॉइड बनाना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना। तो हैप्लॉइड बनाने वाले प्रोसेस को ही मियोसिस बोलते हैं, ओके। और माइटोसिस में क्या होता है, एज इट इज कॉपी हो जाता है। अगर 23 पेयर यानी 46 है तो 46 का 46 ही कॉपी होगा, वो हाफ नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि 15वां है, साबुन की सफाई क्रिया में माइसेल्स, जिसको मिसेल्स बोलते हैं, कि मुख्य भूमिका क्या है। तो पानी की कठोरता को कम करना, पानी के पृष्ठ तनाव को बढ़ाना, कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाकर हटाना और पानी के साथ झाग बनाना। तो उसका जो मुख्य काम है, मिसेल्स तो झाग है ही, बट उसका मुख्य काम है कपड़ों से जो ग्रीस और ऑयल वाले डर्ट हैं उनको बाहर निकालना, है ना। अगला प्रश्न जो कि 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छे रूप में समझाता है। स्थिर अनुपात के नियम को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। आप लोगों ने मे बी 9th के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट लॉ हमें पढ़ने होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है, एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों को द्रव्यमान के समान अनुपात में रखता है। दूसरा है, यौगिक में तत्व हमेशा यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाला पार्ट हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा। डी, अभिक्रिया के दौरान परमाणु को छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, यहां सेम होना चाहिए था, लेम हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब, जब किसी मुद्रित पदार्थ पर एक मोटी कांच की स्लैब रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किस चीज के कारण होता है। तो ग्लास स्लैब को अगर किसी लेटर पे डालोगे, जो रेज्ड लेटर है उसके ऊपर डालोगे तो वो थोड़ा और उभरा हुआ नजर आता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ध्रुवन के कारण होता है, या प्रकीर्णन के कारण होता है, या परावर्तन के कारण होता है। तो परावर्तन तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि लेंस है, प्रकीर्णन से भी यहां कोई लेना देना नहीं है और ध्रुवन से भी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, हमें कथन देखना और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, किया गया कार्य बल की दिशा पर निर्भर करते हुए धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तीसरा है, किया गया कार्य बल के विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है और किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है। तो ऑब्वियसली किया गया कार्य सिर्फ पॉजिटिव हो गलत है, सिर्फ नेगेटिव हो गलत है, और निर्भर ही नहीं करता ये भी गलत है।
तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि बल किस ओर लगाया गया है। अगर बल धनात्मक दिशा में लगाया गया है तो कार्य धनात्मक होगा, अगर बल विपरीत दिशा में लगाया गया है तो कार्य ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव वर्क होगा। हमारा 19वां प्रश्न है। अब सिर्फ 5-6 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, बहुत ही छोटा वीडियो है यह, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या स्क्लेरन कायमा है, क्लोरन कायमा है, फ्लोएम है या जाइलम है? तो फ्लोएम और जाइलम का प्रकाश संश्लेषण से कोई लेना देना नहीं है। स्क्लेरन कायमा एक अलग ही चीज है, ये एक तरह का फाइबर है। तो जो क्लोरन कायमा होता है ना, इसी में प्लास्टिड वगैरह होते हैं और यही प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल तेजी से बढ़ते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं या पॉलिनेशन बोलते हैं? तो जो ये एल्गी में होने वाला प्रोसेस है इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा वगैरह में होता है ना। आज का 21वां प्रश्न है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा उपभोग की गई शक्ति क्या होगी? तो हमसे पावर पूछा जा रहा है और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V और R के हिसाब से अगर फॉर्मूला लिखें तो V²/R। पावर के कई सारे फॉर्मूला हैं, V² अगर हम करने की कोशिश यहां पे करें तो V की वैल्यू कितनी है? 220। तो हम इसे लिखेंगे 220 गुने 220 और बट्टा में हो जाएगा R की वैल्यू है 44। अब इससे इसको कट करते हैं, 11 4 जा 11 2 जा 4 5 जा और 5 से 220 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 वाट। तो सही उत्तर 1100 वाट हो जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, P = V²/R। P के कई सारे फॉर्मूला है, जैसे P का एक फॉर्मूला है VI, P का एक फॉर्मूला मैंने अभी यूज किया V²/R, P का एक फॉर्मूला होता है I²R। तो ऐसे कई सारे P के फॉर्मूला हैं और एक P का मुख्य फॉर्मूला जो उसके डेफिनेशन में आता है, P = V/Q, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। मेन फॉर्मूला होता है W/T। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको जरूर पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होते हैं, मतलब द फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन हेटेरोएटम। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, हम जानते हैं। हैलोएल्केन बाद में बात करते हैं। कीटोन में भी ऑक्सीजन होता है, हम जानते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला, अगर मैं इथाइल अल्कोहल ले लूं तो CH3OH। अगर कीटोन का ले लूं तो कीटोन में कई सारे ग्रुप हैं, बट एक ग्रुप भी अगर उसमें से उठाओगे तो उसमें O मिल जाएगा, क्योंकि कीटोन का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, CO। हैलोएल्केन पे आ जाए तो हैलोएल्केन में ऑक्सीजन होने का कोई चांस ही नहीं, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो सही उत्तर हमारा B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संवर्धन मत्स्य प्लान शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपसे ये पूछ रहा है कि कल्चर फिशरी को सबसे अच्छे तरीके से कौन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है? समुद्री जल से मछलियां पकड़ना, कृत्रिम संसाधनों से मछलियां पकड़ना, प्राकृतिक संसाधनों से मछलियां पकड़ना, या मछलियों का पालन पोषण या खेती करना? तो सही उत्तर D हो जाएगा, उसे ही मत्स्य संवर्धन या कल्चर फिशरी कहा जाता है ना। और 24वां प्रश्न है हमारा, प्रजनन के दौरान DNA की प्रतिलिपियां बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो वंशानुक्रम के लिए, पाचन के लिए, श्रवण के लिए, रक्त, ऑब्वियसली लक्षणों को आगे बढ़ाना है, इसी के लिए DNA की प्रतिलिपियां बनाई जानी चाहिए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय मास। देखिए, मास बाय वॉल्यूम तो होता है बट वॉल्यूम बाय मास नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज किया गया था। इस तरह से हमारा आज का ये जो 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी ये समाप्त होती है। हम ऐसे ही सीरीज लेके अभी से एग्जाम तक आते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना के आप लोगों के पास ला सकूं। धन्यवाद।